सबसे पहले टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। देखिए, एक सोशल साइंस है जो कंसर्न करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेजर ब्रांचेस माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीजो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो आप समझ लीजिए कि ये बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर या हाउस होल्ड या बिजनेस, छोटा सा एकदम माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स की बात करता है। मैक्रो हो गया आपका जो होल इकोनॉमी एज अ होल इज कंसीडरिंग, एंड इट्स कंसीडरिंग द फीचर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पॉवर्टी। ये सारा जो फैक्टर्स है ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मीजो इकोनॉमिक्स, ये इंटरमीडिएट लेवल को इंडिकेट करता है, तो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म इज इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं दे आर कॉल्ड दी इकोनॉमिक एजेंट्स। दे मे बी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, बैंक्स एक्सेट्रा। बट नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द रोल ऑफ स्टेट इन एन इकोनॉमी। एडम स्मिथ ने क्लासिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें बोला था कि बायर्स एंड सेलर्स कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड दैट विल इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें ही सजेस्टेड दैट स्टेट शैल नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमी। एग्जाम्पल में लेसेस फेयर इकोनॉमीज। John Keynes ने said कि John Keynes differed from the Adam Smith and he said that no, there is a need for a state intervention at the macroeconomics level. Liberals and neoliberals, they said that minimum state intervention is needed in the economy for the welfare of the state. Next is economic model on the basis of socialist theory. Then socialists believe that larger part of the economic resources should be in the hand of government control, and that is to achieve the socio-economic objective. Nehruvian socialism is different from the core socialism because Nehru ji believed that there should be coexistence of private and public sector. Now next is Mao socialism. Mao's here in the Mao socialism there is complete dominance of the public sector. Next important point is structural composition is the primary sector, secondary sector and tertiary sector. देखिए एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपको एग्जाम्पल्स याद रखने की कौन सा एग्जाम्पल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में डील करता है, सेकेंडरी सेक्टर में है और टर्शियरी सेक्टर में या क्वाटरनरी सेक्टर में है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की हम बात करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर जो है जनरली एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करता है। इसमें एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट, फार्मिंग, फिशिंग, फाइनिंग, माइनिंग। Secondary sector is the processing of the raw materials, industries that is involved in the manufacturing of usable products or finished product. इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, केमिकल, ऑटोमोटिव, लाइट इंडस्ट्री लाइक फूड, अपैरल, कॉस्मेटिक्स। वेल में एक बार सर्च कर लेंगे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर दैट इज इन द सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, एग्जाम में कई बार इस पे गिमिक किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आई थिंक कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसको सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल पे। नेक्स्ट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो है डिस्क्राइब्स द इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल में रिटेल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी सेक्टर। सी क्वाटरनरी सेक्टर इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। एग्जाम्पल में इसमें आएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन। नेक्स्ट इज क्यूनरी सेक्टर। See, it is the highest level of decision making in an economy, like administrative service. Like next is types of good. देखिए कई बार एग्जाम में टाइप्स ऑफ गुड पे भी सवाल बन जाता है, तो जैसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट से ही पता चल रहा है कि इट इज़ दी एन आइटम दैट इज यूज बाई अदर प्रोड्यूसर एज मटेरियल इनपुट। एग्जाम्पल में रबर आप ध्यान रख सकते हैं, रबर इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स। Next is final good. See, this item is meant for the final use and it will not go through any more stages of production or transformation or processing. Example, car. Next is consumer good. Those goods that are consumed by the consumers, that is the consumer good. Example mein clothes. Next is capital good. See, capital goods are those which are of the durable character and which are used in the production process, like tools, machines. Luxury good are those where when income increases then demand for certain goods increases, like gold is a luxury good. Next is complementary good. See, complementary goods are used together, like TV and DVD player, pen and refill. Next is substitute good, which are alternative, like tea and coffee are alternative to each other. Next is Veblen or snob good, those goods where increase in price encourages people to buy more of it. Example, diamond, limited edition cars, these are the Veblen goods. देखिए इस एग्जाम्पल में आपसे यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे या तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि वेबलन गुड्स आर व्हाट,
या फिर एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लेगा कि दिस इज विच गुड आइटम, विच एग्जाम्पल दिस फॉल्स इन, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज गिवन गुड, दे आर द स्टेटस ऑफ सिंबल। नेक्स्ट इज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, दे आर नॉन राइवल कंजप्शंस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, दैट इज वंस कंजप्शन डज नॉट diminish them for other, example में पार्क, डिफेंस, they are the public goods। next is private good, it is both rival and excludable। next is merit good like health, education, and last is the demerit goods like alcohol, cigarette, they are having the negative externalities। next is the circular flow of the economy, between firms and household there is circular flow of economy। how? See, household spends money, household spends money on firms for the exchange of goods and services। This is the one cycle where household is buying goods, where her household is buying goods and services from the firms in the exchange of money। next is firms is providing factor payments to the household workers in the exchange of factor services to the firms by the household। so this is the circular flow of economy, very important, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। सी, कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इज इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। National income is aggregate value of all money that is earned by an individual and enterprises is the national income। देखिए यहाँ पे एग्जाम में आपसे गिमिक कर सकता है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जगह रेजिडेंट दे देगा या फिर इंडियन सिटीजन्स दे देगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ आवर फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गुड्स। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रॉस में अगर हम डेप्रीशिएशन माइनस करें तो वो नेट इन्वेस्टमेंट आता है। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी जो है किसी मशीनरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन उन्होंने खरीदा, 10 लाख का एक मशीन खरीदा, एक बार एक साल में वो इन्वेस्ट तो हो गया 10 लाख, बट हर साल उसका डेप्रीशिएट उसका जो एक्चुअल मनी वैल्यू है उसका वो डेप्रीशिएट होता है, कुछ लॉसेस होते हैं उसमें, कुछ पार्ट्स ख़राब होते हैं, तो डेप्रीशिएशन जो है वो हर साल होता है। तो जब इन्वेस्टमेंट जिस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने खरीदा, दैट इज़ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट होता है। तो अगर आपको एक्चुअल नेट इन्वेस्टमेंट जानना है उस कंपनी का किसी पर्टिकुलर एक साल कुछ ईयर्स के बाद का, तो हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, तो ये रेगुलर वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल अ सब्सट्रैक्शन इज मेड फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट इज द डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस मतलब एडिशन होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्रीज एंड दैट ऑल्सो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज जनरली 1 ईयर, तो दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज नॉमिनल जीडीपी एंड वर्सेस रियल जीडीपी। देखिए नॉमिनल जीडीपी जो है ये हम रेफर करता है करंट ईयर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज़ नॉट कोरिलेटेड विद द इन्फ्लेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, और इसमें इन्फ्लेशन को हम रिलेट नहीं कर, को रिलेटेड, इट इज़ नॉट करेक्टेड विद द, इट इज़ नॉट, और इसमें हम इन्फ्लेशन से इसको करेक्ट नहीं करते हैं। कंपेयर टू nominal GDP, real GDP जो है it talks about the current year of production of goods and services at the base year prices। जैसे कि मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो रियल जीडीपी जब हम निकालेंगे तो बेस ईयर प्राइस 2020 से हम इसका कंपेयर करेंगे, या फिर बेस ईयर हो सकता है 2011-12, जैसे करेंटली अभी इंडिया का जो बेस ईयर है दैट इज़ दी 2011-12, तो हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि रियल जीडीपी आखिर कितना बड़ा है या नहीं इस पर्टिकुलर ईयर में, और ये रियल जीडीपी जो है इट इज़ करेक्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। तो आप 2 पॉइंट का ध्यान रखेंगे रियल जीडीपी में, दैट इट इज़ वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइसेस एंड रियल इट इज़ करेक्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। देखिए इट इज़ द ग्रॉस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ग्रॉस बैलेंसेस ऑफ प्राइमरी इनकम्स ऑफ ऑल रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। देखिए अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात हुई थी एंड इंटरप्राइजेस की बात हुई थी। यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम में ऑल रेजिडेंट्स इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स, तो आप ये इन बातों का ध्यान रखेंगे। रेजिडेंट आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, रेजिडेंट हम उन्हें बोलते हैं जिनका मिनिमम स्टे इंडिया में
एटलीस्ट 6 मंथ का होता है इन अ ईयर, तो दे आर कॉल्ड द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। दे आर, तो वो भी जो इनकम अर्न कर रहे हैं दैट इज़ उनका भी इनकम हम काउंट करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि एग्जाम आपसे गिमिक कर सकता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम इज़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ gross balances of primary income of all residents institutional unit. Next is base year. Base year, it is a year in which prices are constant. जैसे कि इंडिया का भी जो करंट बेस ईयर है दैट इज द 2011-12, ये आगे के लेक्चर्स में आपको अच्छे से क्लियर होगा। मार्केट प्राइस इज एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस एंड इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कंपेयर अगर करें मार्केट प्राइस से तो it is the actual cost of production and includes the government grants and subsidies but it does not include the indirect taxes। आप 2 पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स हम इंक्लूड करते हैं एंड इट इज़ द एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं एंड इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज बट डज नॉट इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल। तो नेक्स्ट ये कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे निकला है। देखिए हमने यहाँ पे बात की थी कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में कि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है मार्केट प्राइस में लेकिन फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, और ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ इंक्लूडेड होते हैं फैक्टर कॉस्ट में। तो अब पहले इक्वेशन को देखिए, जीडीपी अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें हम अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें और सब्सिडीज़ को ऐड करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप डेफिनेशन की ओर देखिए कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किया जाता है, इसलिए हम मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा रहे हैं। मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम घटा रहे हैं, और फैक्टर कॉस्ट में ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ इंक्लूड होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, तो इसलिए हम सब्सिडीज़ को भी ऐड कर रहे हैं ताकि जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट निकल जाए। नेक्स्ट आप एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट निकलता है। हमने यहाँ पे देखा था कि नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को अगर माइनस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। जहाँ पे सेकंड इक्वेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे सारे इक्वेशंस डिराइव किए गए हैं। जैसे कि लास्ट इक्वेशन आप देखिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, या दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे सिर्फ नेट की बात की गई है यहाँ पे, इसलिए सब्सिडीज़ जो है वो हम हटा दिए हैं क्योंकि सब्सिडीज़ इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब इट इज़ दी ओनली दी वन साइडेड ट्रांसफ़र इज़ बीइंग मेड, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे सब्सिडीज़ ऐड नहीं किया गया है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट में मार्केट प्राइसेस में से इनडायरेक्ट टैक्स को हम हटा देते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट देता है। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे इक्वेशंस जो हैं वो डिराइव किए गए हैं, दैट इज़ जीडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम। तो आप ये इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड इंक्लूड्स ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेगेटिव ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस। Next is interest of external loans minus net output with respect to interest payment, that is also negative for India because हम लोग जो external loans जो हमारा जो हमने बाहर देशों से जो हमने बाहर के कंट्री से loans ले रखा है, on that we are paying more interest than जो हमें बाहर के देशों से जो हमने इंटरेस्ट दूसरे देशों को दिया है वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज़ लेस। तो इसका जब हम नेट निकालते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव फॉर द इंडिया। लास्ट इज प्राइवेट रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब है कि जो इंडियन पीपल हैं जो बाहर जा कर के वहाँ पे काम करते हैं, अर्न करते हैं इनकम, और वापस अपने देश अपने रिलेटिव्स को जो पैसा भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी रेमिटेंसेस। तो आप पॉइंट याद रखेंगे कि इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड इंक्लूड्स पॉइंट 1, 2 and 3, एंड जो प्राइवेट रेमिटेंसेस है दैट इज़ द पॉजिटिव। ट्रेड बैलेंस एंड interest of net loans is the negative, very important point।
देखिए आपको एक डिफरेंस समझना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्री, दैट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज अर्न विद इन द कंट्री एज वेल एज अब्रॉड। तो अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना हुआ तो हम जीडीपी में दैट इनकम दैट इज अर्न फ्रॉम द अब्रॉड उसको हम ऐड करेंगे, दैट इज जीडीपी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा होगा, आपको ये इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। सिंस 1 एंड 2 आर नेगेटिव, क्योंकि ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव है, वी आर पेइंग मोर ऑन इम्पोर्ट्स than getting on exports, and second also the interest on net loans that is also negative। Since हम देखेंगे कि जीएनपी जनरली जो है वो लेस देन जीडीपी होता है, क्योंकि 1 एंड 2 इज नेगेटिव। थर्ड हमारा पॉजिटिव है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट पॉजिटिव कि 1 एंड 2 को नलीफाई करे या फिर 1 एंड 2 को ओवरकम कर पाए। इसीलिए जीएनपी जो हमारा वो जनरली लेस देन जीडीपी होता है। नेक्स्ट ये 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के। फर्स्ट इज दी एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। आपसे एग्ज़ाम में यहाँ पे उतना टेक्निकल उतना डिटेल में नहीं जाएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इनकम मेथड में हम सारी फैक्टर पेमेंट को इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन मेथड में हम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज निकाल के नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल अकाउंटिंग करते हैं। Next is gross value added, the very important term. See, it is an economic productivity metrics that measures contribution of a corporate, subsidy, company or municipality to an economy। और आपको ये टर्म याद रखना होगा कि GDP is equals to gross value added plus taxes on the product minus subsidies on the product। देखिए gross value added जो है वो जितने भी इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्टिविटी हो रहा है, दैट इज एडिंग द ग्रॉस वैल्यू टू एनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें दैट इज हैविंग द मनी वैल्यू। जो कंज्यूमर्स हैं, जो दैट वी पीपल आर पेइंग टैक्सेस ऑन दैट क्रॉस वैल्यू, तो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और इसमें हम सब्सिडीज इसलिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज सब्सिडी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन दैट प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो सब्सिडीज इसलिए हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज सब्सिडी इज बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट एंड दैट इज़ नॉट द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ मनी वैल्यू, तो उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो दैट इज़ वाई या इक्वेशन आप आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जीडीपी जो है दैट इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट माइनस द सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में समझा दिया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। आप फिर भी एक बार इसको यू गो थ्रू दीज पीडीएफ। ये सारे पीडीएफ आप एक्सेस कर लेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इट इज सम ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ज्योग्राफिकल रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम। नाउ नेक्स्ट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का आप मतलब समझिए, मैं एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम ब्रेड को देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट एक ब्रेड है, लेकिन ब्रेड से पहले वो वीट होता है, गेहूँ होता है। जब गेहूँ एक नॉर्मल इंसान खरीदता है, जैसे कि मान लीजिए उसकी मनी वैल्यूएशन इनिशियली गेहूँ की 15 रुपीज़ पर केजी थी, जब वो मैदा बन जाता है तो दैट बिकम्स 18 रुपीज़ पर केजी। तो ये ग्रॉस वैल्यू जो एडेड जो है यहाँ पे 3 रुपीज़ पर केजी, यहाँ पे इसका एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है। जब वो ब्रेड मार्केट में बन के आता है तो नाउ इट इज़ सोल्ड फॉर दी 30 रुपीज़। तो इसमें जो इनपुट कॉस्ट है या मटेरियल कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, दैट इज़ सब्सट्रैक्टेड। तो इनपुट कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट मैदा बनने तक 17 रुपीज़ हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें जो नेट वैल्यू एडिशन हुआ दैट इज़ दी 13 रुपीज़। तो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट दी ग्रॉस वैल्यू एडिशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू जीडीपी सीरीज। नाउ द बेस ईयर हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, आप इसको ध्यान रखेंगे। And GDP calculation is now using the market prices rather than the factor cost। 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हमने देख लिया था, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दैट इज़ इनकम मेथड, आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सभी का फाइनल जो है वो इक्वेशन जो है वो सिमिलर है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Gross capital formation is represents the percentage of investment that is made each year out of the total GDP।
दैट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि हाई द गैस कैपिटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट्स हायर रेट्स ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। Gross capital formation includes capital formation in public sector, private sector, and also in the household sector. Next is Central Statistical Office and National Sample Survey Office में difference। तो आप इसको it is written in very lucid language। You access this and you access this PDF from the my Telegram channel and read, you go through it। Next is difference between growth versus development, very important concept। देखिए economic growth and economic development, growth is a quantitative term but economic development is a qualitative term। इसका क्या मतलब है? देखिए economic growth अगर हो रहा है तो इसके indicators हैं increase in the GDP, higher incomes, classic macroeconomic variables is being improved, unemployment, inflation, that is also increasing, unemployment and inflation and growth is also increasing, investment capital capacity is increasing। But however these are not showing the qualitative indicators like whether the improvement in the quality of life is happening or not। So that is indicated by the economic development, not the economic growth। Economic growth are the factors, just they represents economy at the macro level, whether there is increase in GDP, higher incomes is coming or not। But economic development is a qualitative term, and it shows the improvement in the quality of life, human development index, access to education and healthcare to the masses measured using range of variables। तो these I hope आपको ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट इज डिमांड इन सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। Supply side economics sees production as the most economic driver of the economic growth, and it was developed by Jude Wanniski, who encouraged Ronald Reagan to adopt supply side economics। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में आप मतलब ये बोला जाता है कि सप्लाई साइड अगर बढ़ा दिया जाए इकोनॉमी में तो दैट विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, एंड प्रोपोनेंट ऑफ दैट वाज जूड वानिस्की। आप इतना ध्यान रखेंगे दैट विल बी सफाइस। नेक्स्ट इज डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, इसको हम कीनेशियन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, एंड इट स्टेट्स दैट द डिमांड ऑफ हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट इन इकोनॉमी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइवर इन द economy। Next is reports and indices, financial organization and report, that is report by the World Bank, IMF, OECD, WTO, World Economic Forum। तो आप ये सारे PDF को एक्सेस करके मेरे टेलीग्राम से आप पढ़ लेंगे। आप दो एक ऑर्गेनाइजेशन के एकदम बाई हार्ट याद करके जाएंगे, दैट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक। हर अल्टरनेट ईयर में करके ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूसेस लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि ease of living index, ease of living index is published by which organization, तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा वर्ल्ड बैंक। लाइक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज डन बाय तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो आप इसको बाय हार्ट याद करके जाएंगे। नेक्स्ट इज अगेन UN and its specialized agencies and related indexes, ये सारे आप एक्सेस करके पढ़ लेंगे। Next is gender inequality index, gender gap index and gender parity index। These are similar terms but obviously there is a difference, तो आप इसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे। यू मेक श्योर कि ये जो इंडिया का रैंक है यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, ये करंट अपडेटेड आप गूगल से सर्च कर लेंगे 2021 में क्या इंडिया का रैंक था। दिस इज़ वेरी आउटडेटेड मटेरियल, 2016 या 2017 की बता रहा है। तो यू मेक श्योर दैट यू सी दैट अपडेटेड मटेरियल। You remember that gender inequality index is a concept that is developed by UNDP, and it has 3 dimensions, that is reproductive health, empowerment and labor market participation। This is what is talked about in the gender inequality index। Next is gender gap index, global gender gap index, again it is produced by the World Economic Forum, and it talks about the parity between men and women in 4 dimensions, that is economy, education, health and political representation। इसमें आप इंडिया का करंट रैंक देख लेंगे, दैट विल बी सफाइस। नेक्स्ट इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इट इज़ रिलीज बाय यूनेस्को एंड इट इज़ द सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स दैट मेजर्स द रिलेटिव एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, दैट विल बी सफाइस। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, IIP and PMI, that is परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। देखिए आपको इसका ये सारे टर्म्स का मीनिंग आपको यह ध्यान रखना है
It is written in very lucid language. You can easily access the Telegram and get through it. आपको इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, लाइक मीनिंग आपको इसका ध्यान रखना है. इट इज़ पब्लिश्ड बाय whom एंड इट कवर्स व्हाट एंड इसका बेस ईयर, दैट विल बी सफाइस फॉर द एग्जाम. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं. हर बार एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछा ही जाता है. तो कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर, दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज. और इसमें विच इंडस्ट्रीज इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मिनिमम कंट्रीब्यूशन. अब इसका एक बार चार्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में होता है जनरली इसका, तो आप गूगल कर लेंगे तो आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा कि इंडस्ट्रीज इज हैविंग द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मिनिमम कंट्रीब्यूशन, किसका ग्रोथ कितना हुआ है. तो मेक श्योर करें आपकी यहाँ पे आप 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का एक बार पढ़ लें गूगल करके, दैट विल बी सफाइस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट ग्राफ. जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि फिलिप कर्व क्या इंडिकेट करता है, तो इट टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. एंड अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, as the inflation rises then unemployment reduces. तो आप ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज कुज़नेट कर्व. इट टॉक्स अबाउट द ग्रोथ वर्सेस inequality. इट सेज दैट during the initial stages of development, inequality increases with the economic growth. Next is Laffer curve. See, Laffer curve talks about the tax revenue and the tax rate. Very important Laffer curve. It talks about the tax revenue and tax rate. वो बोलते हैं कि अगर टैक्स रेट अगर एक सर्टन लेवल तक बढ़ रहा है तो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट विल इंक्रीज. लेकिन अगर उससे ज़्यादा टैक्स रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो पीपल विल स्टार्ट फाइंडिंग द लूप होल्स इन द टैक्स स्ट्रक्चर टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. तो दैट इज़ व्हाट इज़ द Laffer कर्व. इट टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड द टैक्स रेट. तो आप इसका ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज लॉरेंज कर्व. इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी एंड द वेल्थ. इट टॉक्स अबाउट द इनइक्वालिटी. तो 45 डिग्री लाइन जो है दैट इज़ द आइडियल लाइन. एंड नेक्स्ट लॉरेंज कर्व. जैसे जैसे जितना ये कर्व जितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा दैट विल बी दी मोर इनइक्वालिटी. जे कर्व है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक्सेस करके. That's all in this lecture. We'll meet in next lecture. I'll take total 7 lectures in the economy series, and that will be the end of our 30 days EAPF crash course. I hope these lectures are really making sense to you in your quick revision. Thank you.